हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं अरिजीत पाठक आप सभी के बीच में। सो आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे गाइस। सो गाइस जो है आज हम लोग जो है रिसर्च एप्टीट्यूड के जो एमसीक्यूज हम लोग कर रहे थे उसका पार्ट 2 आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन हम लोगों ने पार्ट 1 में डिस्कस किया था। जो आपके रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो आपके बचे हुए हैं गाइस उसको हम आज करेंगे। और ठीक है, जो रेस्ट क्वेश्चंस जो बचे थे उन लोग को हम आज करेंगे और बहुत ही मजा आने वाला है आज की क्लास में। कल हम लोगों ने 10 कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया था, बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट थे और काफी मजा आने वाला है गाइस। तो बिल्कुल बने रहिएगा। और आज रात को 11 बजे भी हम लोग क्लास लेंगे, उसमें भी हम लोग कुछ कम्युनिकेशन के एमसीक्यूज करेंगे गाइस, बहुत मजा आने वाली है। ठीक है, सो देख लेते हैं। तो फटाफट कमेंट कर दीजिए, जो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं फटाफट कमेंट कर दीजिए गाइस, ताकि मुझे पता चल सके कि कौन कौन हमारे बीच में है। फटाफट कमेंट कर दीजिए, फटाफट कमेंट करके बता दीजिए कि कौन कौन जुड़ रहा है हमारे साथ, ताकि हमें मालूम चल सके। फटाफट कमेंट कर दो गाइस। फटाफट कमेंट कर दो कौन कौन जुड़ा हुआ है। फटाफट कमेंट कर दीजिए गाइस, जो भी हमारे क्लास में जुड़ रहे हैं। फटाफट देख लेते हैं कौन कौन जुड़ा है। हेलो हिमानी, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। हेलो गौरी जी, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। हेलो एसएसएन, एक हमारे बीच में जो है एक मार्बल सिटी से प्यारी मुस्कुराहट के साथ साक्षी का स्वागत है। सो गाइस, हम लोग रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो है जो हम लोग के बच गए थे वो हम लोग आज करेंगे, तो बहुत ही मजा आएगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन यानी आज जो हम पार्ट 2 कर रहे हैं उसका पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। हेलो सुमन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। सुमन हमारी बहुत ही पुरानी लर्नर है, जो कि बहुत ही हुनर जो है लड़की है, जो है पढ़ने में और कॉमर्स से है। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस चलो ठीक है, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग शुरू करते हैं अपना लेक्चर। ठीक है, चलो ये गाइस 11 क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। फेनोमेनोलॉजी इज डैश। आपको बताना है कि फेनोमेनोलॉजी जो रिसर्च है वो कैसी रिसर्च है। ठीक है, 11 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। फेनोमेनोलॉजी जो रिसर्च है वो कैसी है। इट्स अ फॉर्म ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च बेस्ड ऑन इंडिविजुअल एक्सपीरियंस, इन्वॉल्व सिमुलेशन या अप्रोच टू रिव्यू लिटरेचर। आपको बताना है फेनोमेनोलॉजी जो है कैसी रिसर्च है। क्या वो क्वालिटेटिव रिसर्च है, क्या वो इंडिविजुअल एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड होती है, क्या वो सिमुलेशन टेक्निक का यूज किया जाता है इसके अंदर, क्या इसके अंदर रिव्यू ऑफ लिटरेचर को देखा जाता है। तो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ गाइस कि सही आंसर क्या होगा। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, जस्ट लेट मी नो गाइस। साक्षी बोल रही है सी, सुमन कह रही है सी। ठीक है, और लोग भी बताइए गाइस। राइट नाउ आई हैव रिसीव्ड ओनली 2 responses फ्रॉम साक्षी एंड सुमन कुमारी। सो व्हाट अबाउट अदर्स। सो व्हाट विल बी द राइट आंसर गाइस। क्या होगा आंसर, फटाफट बताइए, फटाफट बताइए गाइस। आंसर जल्दी जल्दी दो, क्योंकि क्वेश्चंस हम लोगों के नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो 2 लोगों का आंसर सी आया है और बाकी और लोगों का क्या आंसर है। हिमानी, गौरी जी, क्या आंसर होगा इसका। गौरी जी कह रही हैं ए होगा, गौरी कह रही हैं ए आंसर होगा, सुमन कह रही हैं सी होगा, साक्षी कह रही हैं सी होगा। हिमानी आपका आंसर क्या है, आपका आंसर क्या होगा इसका।
हिमानी कह रही है सी है। तो गाइस देखो जो आंसर होना चाहिए इसका वो बिल्कुल सी ही होगा, ठीक है, जिसमें साक्षी का और सुबन का और हिमानी का बिल्कुल सही है। गाइस देखो ध्यान देना एकदम अच्छे से, फिनोमोलॉजिकल रिसर्च की बात कर रहा है, ठीक है। फिनोमोलॉजिकल रिसर्च होती क्या है गाइस, देखो सबसे पहले तो ये क्वालिटेटिव रिसर्च है। क्या है ये? क्वालिटेटिव रिसर्च होती है। तो क्वालिटेटिव रिसर्च है तो यानी कि अनस्ट्रक्चर्ड है, ठीक है। ये तो आपको पता चल गया कि इसका एक आंसर तो हो जाएगा क्वालिटेटिव रिसर्च। अब देखो गाइस जो फिनोमोलॉजिकल रिसर्च है हम लोग इसको करते क्यों हैं? इसको की जाती है दो से ज्यादा इंडिविजुअल को पकड़कर किसी इंसिडेंट के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। समझ लो, फेनोमेनोलॉजिकल रिसर्च एक ऐसी रिसर्च होती है जहां पे किसी बंदे के इंडिविजुअल एक्सपीरियंस को हम देखा जाता है। जैसे सपोज करिए मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। सपोज करिए कि ये मनीषा है मान लीजिए, और ये इसकी दोस्त प्रिया है, ठीक है। ये दोनों मार्केट में जाती हैं और उन्होंने कोई एक्सीडेंट को देखा, कोई एक्सीडेंट को होता हुआ देखा, ठीक है। अच्छा, फिर वहां पे आपकी पुलिस आती है और वो पुलिस इन दोनों से उस इंसिडेंट के बारे में जानने की कोशिश करती है। तो ये आपका क्या होता है? फेनोमेनोलॉजिकल रिसर्च होता है। फेनोमेनोलॉजिकल रिसर्च एक ऐसी रिसर्च है जहां पे हम दो या दो से ज्यादा बंदे को पकड़कर किसी इंसिडेंट के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो फेनोमेनोलॉजिकल रिसर्च जो आपकी होती है वो किसी बंदे के इंडिविजुअल एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड होती है कि उसने क्या एक्सपीरियंस किया है किसी इंसिडेंट से। कोई मान लीजिए इंडिविजुअल है, उसने क्या एक्सपीरियंस किया है। अब वहां पे एक्सीडेंट हुआ होगा, उसने देखा होगा, तो उसको देख करके कुछ तो उसने एक्सपीरियंस किया होगा। तो वहां पे किसी इंसिडेंट के बेस बनाकर हम क्या करते हैं? जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है, दो या दो से ज्यादा बंदों के ऊपर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी होगा, ठीक है। तो सी आंसर इसका होगा। अच्छा, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं है, सिमुलेशन इसके अंदर हम बिल्कुल नहीं करते। गाइस सिमुलेशन क्या होता है कि यहां पे हम एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। देखो सिमुलेशन में आपको बताता हूं, सिमुलेशन में क्या होता है, एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं हम लोग, ठीक है, कि उसके अंदर आपको कोई भी एक्टिविटी करनी है आप कर सकते हो बिफोर हिट इनटू द ओरिजिनल एनवायरनमेंट। ओरिजिनल एनवायरनमेंट में जाने से पहले हम एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं जो कि हुबहू आपका जो है मिलता जुलता है ओरिजिनल एनवायरनमेंट से, ठीक। रिव्यू ऑफ लिटरेचर भी यहां पे नहीं करेंगे क्योंकि रिव्यू ऑफ लिटरेचर हमें बताता है कि पास्ट में कितनी स्टडी हो चुकी है किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे, तो वो तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? सी होगा, ठीक है। चलो, सो 12th क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। आपको मैच करना है, दो सेट दिए गए हैं, ठीक है, आपको मैच करना है। हिस्टोरिकल रिसर्च किसमें हम यूज करेंगे, एक्शन रिसर्च किसमें यूज करेंगे, सर्वे रिसर्च का यूज कहां पे किया जाता है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का यूज कहां पे किया जाता है, तो ये आपको बताना है। फटाफट आप मेरे को कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए कि क्या होगा। हेलो राशि, स्वागत है आपका हमारे क्लास में। तो राशि हमारी जो है बहुत ही पुरानी लर्नर है और हम ही लोग बीकॉम थर्ड ईयर की जो है स्टूडेंट है हमारी, और जो है स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। हेलो दीपिका, स्वागत है आपका। तो गाइस 12th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ही है ना, तो फटाफट इसको देखिए और आंसर दीजिए। मैंने आप लोगों को भी पढ़ा चुका है, बीकॉम वालों, मैंने आप लोगों को रिसर्च पढ़ाया था, तो आप लोग भी अवेयर हो गए, इसका आंसर आपको पता होगा। तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए क्या आंसर सही है इसका।
क्या आंसर होगा guys इसका? हेलो दीपिका, हेलो। अभी तक आंसर किसी का नहीं आया है गाइस, फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो हिमानी ने सबसे पहले आंसर दिया है, इसका बी बता रही है हिमानी जो है। हिमानी बोल रही है बी होगा, गौरी कह रही है बी होगा, ठीक है। सो साक्षी भी कह रही है बी होगा और दीपिका भी कह रही है बी होगा। चलो देख लेते हैं क्या आंसर है इसका। सो बिल्कुल सही है, यू ऑल आर करेक्ट। इसका आंसर बिल्कुल बी है, बिल्कुल सही बताया आप लोगों ने। चलो मैं बताता हूं कि इसका आंसर बी कैसे है। देखो देखो गाइस, सबसे पहले क्या है कि हम लोग बात करते हैं हिस्टोरिकल रिसर्च की। तो सबसे पहले तो जो हिस्टोरिकल रिसर्च आपका होता है ये क्वालिटेटिव रिसर्च है। क्या है ये? आपकी क्वालिटेटिव रिसर्च है। क्यों? क्योंकि देखो पास्ट में जो चीज हो चुकी होती है, पास्ट में जो भी चीज हो चुकी होती है या पास्ट में जो भी इंसिडेंट आपका हो जाता है उसके ऊपर हम रिसर्च करते हैं। समझ रहे हो? जैसे कि मैं बात करूं कि मंगल पांडे की स्टोरी की बात करता हूं मान लीजिए, या मैं एंशियंट एजुकेशन की बात करता हूं, जो चीज हो चुकी है, अगर उसके ऊपर मैं कोई रिसर्च करूंगा तो वो हिस्टोरिकल होती है। तो हिस्टोरिकल का सीधा आंसर क्या होगा? ई होगा, पास्ट ओरिएंटेड। पास्ट मतलब जो पहले हो चुकी है उसके ऊपर स्टडी करना, उसके ऊपर रिसर्च करना। एक्शन रिसर्च का मतलब मैंने आपको बताया था कि एक्शन रिसर्च वो रिसर्च होती है जब हम इमीडिएट प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और ये लोकल लेवल की प्रॉब्लम होती है, स्कूल लेवल पे की जाती है। तो एक्शन रिसर्च का सीधा आप लिख दोगे लोकल लेवल प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो सेकंड का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। सर्वे रिसर्च मैंने आपको बताया था, सर्वे रिसर्च आपकी एक डिडक्टिव रिसर्च होती है, क्वांटिटेटिव होती है, जहां पे खुद रिसर्चर जाकर के डेटा को कलेक्ट करता है, या तो वो क्वेश्चनर होगा या तो वो सर्वे होगा। तो सर्वे रिसर्च डायरेक्ट आपका करंट स्टेटस होगा। करंट का मतलब आप खुद जाकर के अब डेटा को कलेक्ट करते हो, ठीक है। और आपकी एक एक्सपेरिमेंटल रिसर्च आती है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च वो रिसर्च होती है जहां पे हम कॉज एंड इफेक्ट की स्टडी करते हैं, जहां पे हम वेरिएबल को मैनिपुलेशन किया जाता है और कंट्रोल भी कर सकते हैं, मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। तो फोर्थ का क्या होगा? फोर्थ का बी होगा। क्यों होगा? क्योंकि हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर वेरिएबल को मैनिपुलेट किया जा सकता है, उनको ऑब्जर्व भी किया जा सकता है, उनको मैनिपुलेट भी किया जा सकता है, ठीक है, कंट्रोल भी किया जा सकता है। तो आप लोगों ने इसका आंसर बिल्कुल सही बताया। इसका आंसर क्या होगा? बी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। चलो 13th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आपको इसमें बताना है कि आईसीटी हेल्प अ रिसर्चर इन विच अमंग द फॉलोइंग। जो आपकी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है वो रिसर्चर की किस तरीके से मदद करती है। तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, इनको पढ़िए और बताइए कि आईसीटी जो है रिसर्चर की हेल्प किन किन तरीकों से करती है। तो बताइए। ये 13th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। So 13th question is on your screen. So let me know the correct answer. ICT helps a researcher in which among the following? Information communication technology का यूज हम किन किन जगहों में करेंगे? Why we need to use ICT in our research? ठीक है। So go through the 4 options and let me know the correct answer. What will be the right answer of this question? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कोई हार्ड भी नहीं है, आराम से बता लोगे यार, इसमें कुछ करना ही नहीं है। क्या आंसर होगा इसका? और गाइस जिन्होंने सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया है फटाफट यार वीडियो को लाइक कर लीजिए, जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है। तो साक्षी बोल रही है कि डी होगा, गौरी कह रही है डी होगा, हिमानी बोल रही है डी होगा, ठीक है। तो और लोगों का क्या आंसर है इसमें? और लोग क्या बोलेंगे? अभी मेरे को आंसर केवल डी आया है, 3 लोगों का आंसर आया है। जो बच्चे हैं वो भी आंसर दें। हिमानी और भी जो लोग बच्चे हैं वो भी आंसर दो।
क्या आंसर होना चाहिए इसका? व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? सो देख लेते हैं किसका आंसर क्या होगा। गैस बिल्कुल सही है, यू ऑल आर करेक्ट। इसका आंसर बिल्कुल डी होगा। अब देखो डी क्यों होगा, मेरी बात ध्यान से समझना। देखो आईसीटी का मतलब क्या होता है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, टोटली रिलेटेड टू योर कंप्यूटर, कंप्यूटर बेस्ड है पूरा, ठीक है। देखो आईसीटी जो है किसी भी रिसर्चर की हेल्प करता है लिटरेचर रिव्यू कराने में। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर के थ्रू क्या कर सकते हो, आईसीटी मतलब इंटरनेट के थ्रू या कंप्यूटर के थ्रू हम लोग इजीली लिटरेचर रिव्यू कर सकते हैं। लिटरेचर रिव्यू का मतलब होता है कि जो भी टॉपिक आपने लिया है उसमें कितना काम हो चुका है, तो आप क्या कर सकते हो, इजीली इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो अपने रिसर्च एरिया से रिलेटेड। इजीली लिटरेचर रिव्यू कर सकते हो कि आप जिस भी आपका जो भी आपका एरिया है, जो भी आपने टॉपिक लिया है उसमें कितना काम हो चुका है। तो आप किसी के भी जर्नल को खोल करके, ठीक है, किसी की भी रिसर्च पेपर को देख करके, एक वेबसाइट है गाइस रिसर्च, अगर आपको पेपर अगर आपको पढ़ना है ना, या किसी की थीसिस आपको देखनी है या रिसर्च पेपर आपको पढ़ना है, तो इसका एक बहुत ही मानी हुई वेबसाइट है, वो है रिसर्च गेट। रिसर्च गेट, ठीक है, ये आपकी वेबसाइट है। इसमें आप जाओगे तो आपको ढेर सारे रिसर्च पेपर मिल जाएंगे, ठीक है। तो क्या है कि आईसीटी मदद करता है रिसर्च एरिया को आइडेंटिफाई करने पे। अप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन हम इजीली जो है ले सकते हैं इसके थ्रू। ऑनलाइन लिटरेचर सर्वे बहुत इजीली कर सकते हैं। क्रिटिकली एनालिसिस नोन इन्फॉर्मेशन फॉर फर्दर रीडिंग, आगे के लिए भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें अपने इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं। डेटा को कलेक्ट करने में काम आता है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव होगी, जो कि आप लोगों ने सही बताया, ठीक है। चलो 14 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एपिस्टीमोलॉजी इज करेक्ट। आपको बताना है कि इनमें से जितने भी स्टेटमेंट दिए गए हैं इसमें एपिस्टीमोलॉजी किस पे एप्लीकेबल होगा, ठीक है। बेसिकली आपको एपिस्टीमोलॉजी की डिफिनेशन दी है। आपको बताना है कि जो ये आपको ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें एपिस्टीमोलॉजी का करेक्ट आंसर क्या होगा। प्लीज क्या नाम है, दीपिका, एक बार वो कर लो, रिफ्रेश कर लो। इसका आंसर क्या होगा, 14 वाले का आंसर बताओ। सुमन कह रही है सी होगा, साक्षी बोल रही है सी होगा, और गौरी कह रही है सी होगा, ठीक है। तो देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या है। सो गाइस यू आर करेक्ट, सो सी इज द राइट आंसर। तो देखो गाइस एपिस्टीमोलॉजी का मतलब होता क्या है, मैंने आप लोगों को कल भी पढ़ाया था कि गाइस देखो एपिस्टीमोलॉजी का मतलब होता क्या है। बिल्कुल हिमानी का भी सही है। देखो एपिस्टीमोलॉजी, देखो एपिस्टीमोलॉजी का मतलब होता है कि जब आप स्टडी करते हो ट्रू नॉलेज की, ठीक है। एपिस्टीमोलॉजी जो है सत्य की ज्ञान की स्टडी के बारे में बताता है। जो भी आप ट्रू नॉलेज की स्टडी करते हैं हम लोग इसके अंदर, ठीक है। एपिस्टीमोलॉजी के अंदर क्या करते हैं, ट्रू नॉलेज की स्टडी की जाती है कि वी विल सेलेक्ट ओनली दोस नॉलेज विच आर करेक्ट साइंटिफिकली। वो नॉलेज जो साइंटिफिकली सही होगी केवल हम उन्हीं को ही एक्सेप्ट करेंगे। तो इसका आंसर आपका सी होगा कि एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ नॉलेज इन अ फील्ड ऑफ स्टडी, ठीक है। यहां पे क्या होता है, हम ट्रू नॉलेज की बात करते हैं, ट्रू नॉलेज की स्टडी करते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, नॉलेज के लेवल को एक्सेप्ट किया जाता है स्टडी के लिए, ठीक। अच्छा, अ टर्म स्पेशली यूज्ड इन सोशल साइंस, सोशल साइंस में इसको बिल्कुल यूज नहीं करते। ये किसी भी तरह की डिजीज नहीं है, ये किसी भी तरह की इंटरवीनिंग टेक्निक नहीं है।
एपिस्टेमोलॉजी जो है आपका सीधा हमें बताता है ट्रू नॉलेज के बारे में। जब हम स्टडी करते हैं ट्रू नॉलेज की कि कोई चीज सही है, अगर सही है तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। चलो 15 क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। 2 सेट आप लोग को दिए गए हैं, एक सेट 1 दिया है, एक सेट 2 दिया है। अब आप लोग इसको देखिए और मैच करिए किसका क्या सही होगा। रिलायबिलिटी आपको दी गई है, वैलिडिटी दी गई है, ऑब्जेक्टिविटी दी गई है, क्रेडिबिलिटी दी गई है। फटाफट इसका आंसर बताओ गाइस 15 क्वेश्चन का। हेलो ज्योति मैम, स्वागत है आपका हमारी क्लास में। तो हिमानी कह रही है बी होगा, ठीक है। हिमानी का आंसर आया सबसे पहले। और लोग भी बताओ भैया और क्या क्या आंसर होना चाहिए इसका। एसएसएल कह रही है बी होगा और दीपिका कह रही है बी होगा, ठीक है। तो अभी तक 3 लोगों ने आंसर दिया है। तो भैया और लोग भी बताओ क्या आंसर होगा इसका। इसका आंसर क्या होना चाहिए, फटाफट बताइए। रिलायबिलिटी को हम किससे मैच करेंगे, वैलिडिटी को हम किससे मैच करेंगे, ऑब्जेक्टिविटी को हम किससे मैच करेंगे और क्रेडिबिलिटी को किससे मैच करेंगे। गौरी जी भी कह रही है 15 का बी होगा। चलो देख लेते हैं गैस। तो मेरे को तो लगता है कि आप सभी लोगों ने आंसर सही दिया है, तो इसका आंसर बिल्कुल बी होना चाहिए और बी ही है। तो अब डिस्कस कर लेते हैं गैस बारी बारी ये होता क्या है। ध्यान से समझना और सुनना, ठीक है। देखो सबसे पहले तो यार देखो रिलायबिलिटी क्या होती है। देखो यार रिलायबिलिटी का मतलब क्या होता है पता है। रिलायबिलिटी का मतलब होता है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी का मतलब होता है सेम रिजल्ट। अब समझना कि मैं जैसे समझा रहा हूं। सपोज करो कि मेरे पास इस समय, एक सेकेंड रुको, सपोज करिए कि 3 कॉलेज फ्रेंड्स हैं। 3 कॉलेज फ्रेंड्स हैं। तीन कॉलेज फ्रेंड हैं जिसमें साक्षी को ले लीजिए, हिमानी को ले लीजिए, गौरी को ले लीजिए और दीपिका को भी ले लो यार, ठीक है। चलो ये लोग एक एक्सपेरिमेंट कर रही हैं। क्या कर रही हैं, एक एक्सपेरिमेंट कर रही हैं। ये चारों मिलकर के, पहले किसने किया, दीपिका ने किया, तो रिजल्ट क्या आया, ए आया। गौरी जी ने ये एक्सपेरिमेंट किया तो रिजल्ट क्या आया, ए आया। हिमानी ने भी ये एक्सपेरिमेंट किया, रिजल्ट क्या आया, ए आया। साक्षी ने भी एक्सपेरिमेंट किया, रिजल्ट क्या आया, ए आया। तो हम कहेंगे कि अगर रिसर्चर को कोई एक्सपेरिमेंट करने से अगर सेम रिजल्ट मिल रहा है तो वो कंसिस्टेंट होगा। उसी को मैं बोलूंगा रिलायबल है मेरा रिजल्ट, मेरी रिसर्च जो है वो रिलायबल है। क्यों, व्हेन अ रिसर्चर गेट द सेम रिजल्ट फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट इज नथिंग बट योर रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब होता है कि जब किसी रिसर्चर को सेम रिजल्ट मिलता है किसी एक्सपेरिमेंट से, ठीक है। व्हेन यू गेट द सेम रिजल्ट फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट, ठीक है, तो इट्स नथिंग बट योर रिलायबिलिटी। कंसिस्टेंसी की हम लोग बात करते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो दीपिका ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उससे रिजल्ट ए आया, गौरी ने जो एक्सपेरिमेंट किया उससे भी रिजल्ट सेम आ रहा है। तो इसका मतलब जो हम रिसर्च कर रहे हैं वो रिसर्च रिलायबल है, गलत रिसर्च नहीं कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि हमको रिजल्ट जो है सेम मिल रहा है, ठीक है। रिजल्ट हमको क्या मिल रहा है, सेम मिल रहा है, ठीक है। हर बंदों ने वही एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है लेकिन क्या है, हमको रिजल्ट सेम मिल रहा है, तो वो क्या होगा, रिसर्च हमारी रिलायबल होगी, ठीक। अच्छा, अगर मान लीजिए कि गौरी जी अगर बी निकालती रिजल्ट
तो ये मेरी रिसर्च रिलायबल नहीं होती। क्यों? क्योंकि सेम रिजल्ट हमको नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब कहीं कमी है एक्सपेरिमेंट में, हमने गलत रिसर्च कर रहे हैं हम लोग, तो वो रिलायबल नहीं होगी। तो रिलायबिलिटी का आपका क्या हो जाएगा? फर्स्ट का सीधा हो जाएगा सी, कंसिस्टेंसी एंड ट्रस्टवर्दी। देखो वैलिडिटी का मतलब क्या होता है? वैलिडिटी का मतलब होता है यार एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब देखो, वैलिडिटी हमें बताती है, ध्यान से समझना, थोड़ा सा मैं रब कर लूं तो फिर समझाता हूं, क्योंकि देखो यार मेरा तो काम समझाने में रहता है, क्वेश्चन तो मैं कराता ही हूं, समझाने में ज्यादा मेरा फोकस रहता है, तो इसलिए आराम से सुनो तुम लोग, ठीक है? देखो यार, देखो वैलिडिटी का मतलब क्या होता है? सपोज करिए मेरे पास दो लोग हैं, ये है गौरी जी मान लो, और ये है दीपिका, दो लोग हैं, ठीक है? ये लोग जो है प्रोडक्टिविटी को चेक करना चाहते हैं, ये लोग प्रोडक्टिविटी को चेक करना चाहते हैं कि इनकी परफॉर्मेंस कैसी है मॉक में। मतलब ये क्या करना चाहती हैं? अपने प्रोडक्टिविटी को मेजर करना चाहती हैं, अपनी प्रोडक्टिविटी को मेजर करना चाहती हैं। तो क्या ये सही में मेजर कर पा रही हैं? अगर वो सही में मेजर कर पा रही हैं तो मैं उसको बोलूंगा वैलिडिटी। मतलब कोई रिसर्चर जो चीज मेजर करना चाह रहा है, क्या उसको सही में मेजर कर पा रहा है? अगर उसको सही में मेजर कर पा रहा है तो वो आपकी वैलिडिटी होगी। तो वैलिडिटी का आंसर क्या होगा? डी होगा। ये टेस्ट मेजर व्हाट इट इज सपोज टू मेजर। जो रिसर्चर किसी चीज को मेजर करना चाहता है, क्या वो मेजर कर पा रहा है? अगर गौरी और दीपिका अपने प्रोडक्टिविटी को अगर मेजर कर लेती हैं कि भाई मुझे पता है कि मैं कहाँ पे स्टैंड करती हूँ, तो वो क्या होगा? वैलिडिटी होगी, ठीक? उसके बाद यार आता है ऑब्जेक्टिविटी। देखो ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है कि जो कि मेरा फ्री होता है बायसनेस से। ऑब्जेक्टिविटी के अंदर किसी भी तरह का आपका बायसनेस नहीं होता है, लेकिन सब्जेक्टिविटी के अंदर बायसनेस होता है, क्योंकि रिसर्चर खुद से एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करता है, तो वहां पे बायसनेस होने की चांसेस होती है। फिर आपका आता है क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी का क्या होगा? क्रेडिबिलिटी का मतलब होता है गैस कि जहां पे खुद रिसर्चर जो कि रिलाय करता है हमारा प्राइमरी डेटा पे अदर देन सेकेंडरी डेटा। क्रेडिबिलिटी का मतलब एक तरह से आप बोल सकते हो ट्रस्टवर्दी। क्रेडिबिलिटी का मतलब आप बोल सकते हो ट्रस्टवर्दी। और ट्रस्टवर्दी किस पे ट्रस्ट करोगे? रिसर्चर के ऊपर। तो यहाँ पे दो तरह का डेटा हम कलेक्ट करते हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी, लेकिन हम ज्यादा रिलाय किस पे करेंगे? प्राइमरी पे करेंगे। क्यों? क्योंकि रिसर्चर खुद जाकर के डेटा को कलेक्ट करता है, तो जो आपका प्राइमरी डेटा होता है वो ज्यादा रिलायबल होता है एज कम्पेयर टू सेकेंडरी डेटा। भाई सेकेंडरी डेटा आपका गलत भी हो सकता है जो इंटरनेट पे है, लेकिन प्राइमरी डेटा गलत नहीं होगा क्योंकि आपने खुद जाकर के बंदों से इंटरव्यू लिया है। तो अगर आपको समझ में आया ये चारों कॉन्सेप्ट, तो एक थम्स अप तो बनता है, एक थम्स अप तो बनता है यार। सिक्सटीन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। देखिए अब आपको इसमें क्या बताना है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इंक्लूडेड एज ए प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा। ठीक है, आपको बताना है, ये चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इसमें बताना है कि प्राइमरी डेटा का सोर्स कौन कौन सा है। हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट ओनली, observation and collection from the thesis only, questionnaire and interview only, all of the above. What will be the right answer of question number 15? Question number 16 आपके स्क्रीन पे ये रहा, और let me know the right answer of this question. So हिमानी said कि C would be the answer, okay, and साक्षी बोल रही है D है, और सुमन कह रही है C. So most of you are set C, और दीपिका बोल रही है D. तो D जो है केवल दो लोगों ने आंसर दिया है, SSN और दीपिका ने, और दो लोग बोल रहे हैं कि आंसर C होना चाहिए, जहां की आपका हिमानी और सुमन बोल रही है C होगा। ठीक है, जो और रेस्ट पीपल्स बच्चे हुए हैं वो भी आंसर दे दो यार फटाफट। What will be the right answer of this question?
जो अभी तक आंसर नहीं दिए हैं वो भी आंसर देने का कष्ट करें ताकि हम आगे बढ़ सकें। गौरी जी कह रही है सी, चलो ठीक है। बिल्कुल आपको देखने से इसका आंसर सी ही लग रहा है, बट गाइस सी इसका आंसर नहीं है, ठीक है। देखने से लग रहा है, मैं अभी समझाऊंगा तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सो गाइस इसका जो आंसर होगा वो डी होगा, जिसमें कि साक्षी ने सही आंसर दिया है और दीपिका ने आंसर सही दिया। देखो सी क्यों नहीं होगा, देखो आपको तो ये लग रहा होगा ना कि क्वेश्चनायर और इंटरव्यू होना चाहिए, बिल्कुल सही है, क्योंकि क्वेश्चनायर और इंटरव्यू जो है ये आपका क्वांटिटेटिव रिसर्च का ही पार्ट है और ये प्राइमरी डेटा का सोर्सेज है। क्यों? क्योंकि रिसर्चर खुद से जाके डेटा को क्या करता है, कलेक्ट करता है और ये क्वांटिटेटिव होता है। क्यों? क्योंकि डेटा को मैं मेजर कर रहा हूँ किस पे, नंबर के टर्म पे। अच्छा, तो ये तो बिल्कुल आपका सही है, ये तो 100% सही है। अब देखो यहाँ पे दिया है हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट ओनली। अब एक बात ध्यान से बताना मुझे कि कोई रिसर्चर है, वो कोई रिसर्च पेपर लिख रहा है, मान लो ये मैन्युस्क्रिप्ट है मेरी, वो कुछ चीज लिख रहा है, तो वो कर कौन रहा है, रिसर्चर ही तो कर रहा है यार। तो ये प्राइमरी डेटा नहीं होगा भाई। हैंड रिटन मतलब लिखी हुई, मेरी लिखी हुई मैन्युस्क्रिप्ट है और मैं वहां से डेटा कलेक्ट कर रहा हूं, तो ये भी आपका प्राइमरी डेटा होगा, सेकेंडरी नहीं होगा ये। कि मतलब उसने मैन्युस्क्रिप्ट लिखी है, उसमें से वो डेटा उठा रहा है। उसके बाद ऑब्जर्वेशन एंड कलेक्शन फ्रॉम द थीसिस, जो उसने थीसिस लिखी हुई है उसके अंदर से वो डेटा को ले रहा है। अभी तक वो चीज पब्लिश नहीं हुई है, बट जो उसने थीसिस लिखी हुई है वहां से वो डेटा को कलेक्ट कर रहा है। तो ये भी आपका क्या होगा, ये भी आपका प्राइमरी डेटा का सोर्स होगा। केवल क्या सी नहीं होगा इसका आंसर, इसका आंसर ऑल ऑफ द होगा। आई होप कि क्लियर हुआ होगा, आई होप कि क्लियर हुआ होगा। अब ये मैन्युस्क्रिप्ट कौन कर रहा है, रिसर्चर कर रहा है ना, ठीक है। लिखी गई मैन्युस्क्रिप्ट किसके हाथ की है, रिसर्चर के हाथ की है। वो खुद से इसमें से डेटा को कलेक्ट कर रहा है, खुद जा करके, तो कर कौन रहा है, रिसर्चर कर रहा है। तो ये भी क्या है आपका प्राइमरी डेटा, इसका आंसर होगा, ठीक है। मतलब ये सारे जो है सोर्सेज हैं प्राइमरी डेटा के, ये सारे सोर्सेज हैं प्राइमरी डेटा के। चलो 17th क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। स्टेटमेंट 1 दिया है, फैब्रिकेशन मींस मेकिंग अप डेटा और रिजल्ट एंड रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग देम विदाउट विजिटिंग द फील्ड एरिया। स्टेटमेंट 2 बोल रहा है, डुप्लीकेट पब्लिकेशन इज ए फॉर्म ऑफ सेल्फ प्लैगियरिज्म। तो आपको आंसर बताना है कि स्टेटमेंट 1 सही है, 2 गलत है, 1 गलत है, 2 सही है, फर्स्ट और सेकेंड दोनों सही है, फर्स्ट और सेकेंड दोनों गलत है। तो इसका आंसर मेरे को बताइए क्या होना चाहिए, व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 17। ओके सर, क्लियर है, बहुत बढ़िया सुमन। एंशिएंट टाइम का है मैन्युस्क्रिप्ट, नहीं देखो अगर मैन्युस्क्रिप्ट एंशिएंट टाइम की अगर हम बात करते हैं तो वो आपका सेकेंडरी हो जाएगा, क्योंकि आप पास्ट की बात कर रहे हो। मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब होता है कि रिसर्चर ने किसी थीसिस को लिखा तो वो खुद लिख रहा है ना यार, खुद उसने थीसिस लिखी है, वहां से डेटा ले रहा है, तो ये तो फ्रेश काम है ना, ये फ्रेश उसने काम किया ना। ऐसा तो नहीं किसी की थीसिस उठा करके वहां से डेटा ले रहा है, नहीं, रिसर्चर ने खुद थीसिस लिखी है, वहां से वो डेटा उठा रहा है, इसलिए हमने इसको प्राइमरी सोर्स के अंदर कंसीडर किया है। थोड़ा समझने की कोशिश करो, ठीक है। 17th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अगर मैं बोलूं कि दीपिका जो है अरिजीत की रिसर्च जो हो चुकी है, अरिजीत ने जो रिसर्च पेपर लिखा है वहां से डेटा कलेक्ट कर रही है, तो ये आपका सेकेंडरी सोर्स हो जाएगा, ठीक है। चलिए 17 का बता रही है साक्षी, सी बोथ फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट्स आर ट्रू, ठीक है। तो साक्षी का आंसर सी आ रहा है, देख लेते हैं हम लोग का भी क्या आंसर है। तो साक्षी जो है बहुत अच्छा आंसर कर रही है इस समय हमारी क्लास में जो है, और बहुत ही होनहार लड़की है जो है। और लोग भी बताओ भाई क्या आंसर होना चाहिए इसका। Only I have received right now only one answer, so what about others? What will be the right answer of this question, guys? सुमन कह रही है सी, ठीक है। और लोग भी बताइए, हिमानी भी कह रही है सी। गौरी जी आपका आंसर क्या है? So most of you are
सेइंग सी। ठीक है, चेक करते हैं कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो वाली जी का भी आंसर आ गया कि सी बता रही है वो, तो ठीक है, इसको देख लेते हैं गाइस। मोस्ट ऑफ यू आर करेक्ट, सी इज द राइट आंसर गाइस, वेल डन, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही आंसर दिया आप लोगों ने। तो आप सबके लिए एक ताली, आप सबके लिए एक ताली। चलो देखो दोनों स्टेटमेंट कैसे सही है, ध्यान देना। अब ये यार एक ये दो टर्म है ना, ये बड़ा लोगों को फंसाता है। एक तुम्हारा फंसाता है फैब्रिकेशन, एक फंसाता है फैब्रिकेशन, एक फंसाता है फॉल्सिफिकेशन। इन दोनों का मतलब जानो। देखो फैब्रिकेशन का मतलब क्या होता है। देखो फैब्रिकेशन का मतलब ये होता है कि मान लीजिए ये मेरी एक पॉपुलेशन है, ये मेरी एक पॉपुलेशन है और मैंने इतना सा टुकड़ा निकाला एज ए सैंपल अपने स्टडी के लिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैं एक क्वेश्चनायर बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? क्वेश्चनायर। उन क्वेश्चनायर को मैंने मान लीजिए मैंने 100 बंदों को मुझे भेजना है, 100 बंदों को मैंने क्वेश्चनायर भेजा, मतलब फ्लोट कराया। उसमें से केवल 90 बंदों ने क्वेश्चनायर को फिल किया, तो बच कितने गए? 10 बंदे। तो जब रिसर्चर खुद से डेटा की छेड़खानी करने लगेगा, तो ये जैसे 10 बंदे ने नहीं भरा ना, तो रिसर्चर क्या करता है, खुद से ये 10 लोगों का रिस्पॉन्स खुद से भरने लगेगा, जिसमें क्या होगा कि आपका डेटा स्पूरियस हो जाएगा। स्पूरियस डेटा का मतलब होता है कि अपने मन से ही क्वेश्चनायर को फिल कर देना। जब आप अपने मन से ही क्वेश्चनायर को फिल करोगे तो डेटा के अंदर किसी भी तरह का कंसिस्टेंसी नहीं आएगी, आपका डेटा ड्यूरेबल नहीं होगा, रिसर्च आपकी खराब हो जाएगी। फैब्रिकेशन का मतलब यही होता है कि रिसर्चर खुद से जो है मैनिपुलेट करने लगता है डेटा को, खुद से मतलब चेंज करने लगता है, खुद से फिल करने लगेगा क्वेश्चंस को, ठीक है। उसको लेना था 100 बंदों से क्वेश्चनायर फिल कराना था, 90 ने किया, 10 ने नहीं किया, तो वो खुद से भर देगा। बिना बंदों को फ्लोट कराए वो 10 जो क्वेश्चनायर थे उसको खुद से फिल कर देगा। तब क्या होगा, आपका एरर आने की चांसेस होंगी, डेटा आपका कंसिस्टेंट नहीं होगा। तो ये फैब्रिकेशन होता है कि जो कि रिसर्चर जो है खुद से क्वेश्चनायर को फिल करने लगता है, ये आपका फैब्रिकेशन है। तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या लिखा है। फैब्रिकेशन मींस मेकिंग अप डेटा और रिजल्ट एंड रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग देम विदाउट विजिटिंग द फील्ड एरिया। बिल्कुल सही बोल रहा है, कह रहा है कि फैब्रिकेशन का मतलब होता है कोई डेटा आप बना रहे हो या रिकॉर्ड कर रहे हो या रिपोर्ट कर रहे हो बिना फील्ड पे जाए। आप तुम लोग खुद ध्यान दो, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था, अब यहाँ पे कोई रिसर्चर है, उसको फील्ड में जाकर के देखना चाहिए ना कि यार ऑब्जर्व करना चाहिए ना कि क्या चीज हो रही है। अब वो अपने मन से ही चीजों को अनुमान लगा रहा है कि ऐसे होगा वैसे होगा, ठीक है। तो ये होता है फैब्रिकेशन, जो कि रिसर्चर खुद से जो है चीजों को करने लगता है, ठीक है, बिना जाने बिना समझे, ठीक है, बिना विजिट किए, बिना रिसर्च किए। अब देखो सेकेंड स्टेटमेंट क्या बोलता है, डुप्लीकेट पब्लिकेशन इज अ फॉर्म ऑफ सेल्फ प्लेगरिज्म। बिल्कुल सही कह रहा है। देखो प्लेगरिज्म का मतलब होता है कॉपी करना, किसी कंटेंट को कॉपी करना, ठीक है, किसी कंटेंट को कॉपी करना विदाउट एक्नॉलेजमेंट, विदाउट एक्नॉलेजमेंट। तो वो मेरा क्या होता है, प्लेगरिज्म होता है। तो डुप्लीकेट पब्लिकेशन का मतलब क्या है कि मतलब मैंने एक पेपर छापा था, फिर से मैंने उसी पेपर को छाप दिया बिना किसी एक्नॉलेजमेंट के, तो वो मेरा प्लेगरिज्म कहलाएगा। प्लेगरिज्म का मतलब ही आपका होता है कॉपी करना चीजों को। अब जैसे सपोज करिए मैंने एक रिसर्च किया है, सपोज करिए मैंने एक रिसर्च किया इमोशनल इंटेलिजेंस पे, ठीक है, अरिजीत ने किया। अब कोई दूसरा बंदा मान लीजिए मनीष आ करके मेरी रिसर्च को कॉपी करके पब्लिश कर दे बिना मेरे एक्नॉलेजमेंट के, तो ये क्या होगा, प्लेगरिज्म पे आ जाएगा और रिसर्च एथिक्स के खिलाफ भी है ये, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू। चलिए 18 क्वेश्चन इज ऑन स्क्रीन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च। आपको बताना है इसमें से वो ऑप्शन बताइए
जो करेक्ट ऑब्जेक्टिव नहीं बताता है रिसर्च की। इसमें से ऐसा कौन सा आपको ऑप्शन है जो रिसर्च के ऑब्जेक्टिव को सही नहीं बताता? So what will be the right answer of question number 18? Question is very easy. बहुत आसान क्वेश्चन है, आराम से कर लोगे। सुमन कह रही है सी। वेरी गुड सुमन। साक्षी का भी सी आ रहा है आंसर, ठीक है। और लोग का भी देख लेते हैं। दीपिका एंड हिमानी दोनों का सी है, ठीक है। और लोग का भी देखता हूं क्या आंसर है। गौरी जी बच रही हैं, आप भी बता दीजिए क्या आंसर होगा। So most of you are set कि सी इज द आंसर। चलो, आप सबने आंसर सी दिया तो बिल्कुल सी बिल्कुल सही आंसर है इसका। देखो कैसे, अब मैं आप लोगों को बताता हूं एक चीज। देखो देखो रिसर्च का मतलब होता क्या है यार? रिसर्च का मतलब सीधा ये होता है, ये हमारी एक सिस्टमैटिक एक्टिविटी होती है। क्या होती है? एक सिस्टमैटिक एक्टिविटी होती है जिसको हम सीक्वेंस में करते हैं। किसी भी प्रॉब्लम के सलूशन को फाइंड आउट करने के लिए रिसर्च किया जाता है, ठीक है। एक नए फैक्ट को डिस्कवर करने के लिए किया जाता है, टू इन्वेंट समथिंग न्यू विच हैज नॉट बीन डन बिफोर। हम कुछ नए चीज को डिस्कवर करने की कोशिश करते हैं जो अभी तक नहीं हुई है। किसी भी प्रॉब्लम के सलूशन को फाइंड आउट करना रिसर्च होता है, ठीक है। और जो भी आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जो भी आपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है, उसको हम क्या करते हैं? टेस्ट करते हैं और वेरीफाई करते हैं कि वो कितनी सही है। तो ये सारा काम हम रिसर्च में करेंगे। बट जो भी चीज हमारी फैक्ट है, जो भी हमारी चीज रियल है, उसको हम लोग मैनिपुलेशन नहीं करेंगे कभी भी। देखो मैनिपुलेशन कहां पे करते हो? मैनिपुलेशन हम वहां पे करते हैं जहां पे कमी होती है, जहां पे हमको अपनी रिसर्च को सही करना होता है, जहां पे हमें दिखता है कि हमारे इस एरिया में कमी है, इस एरिया को हमें इंप्रूव करना है, तो उस जगह पे मैं मैनिपुलेशन करूंगा। मैनिपुलेशन का मतलब होता है चेंजिंग करना, चेंजेस करना। कि भाई अगर मान लीजिए कोई एरिया है, सपोज करिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लीजिए ये हमारे बीच में दीपिका है। दीपिका कहती है मुझे सर मैथ्स नहीं आती है, तो ये एक मैंने एरिया पकड़ लिया। अब मैं इसमें मैनिपुलेट करूंगा, पहले तो इसकी प्रॉब्लम समझूंगा, तो ये बोलेगी सर मुझे अलजेब्रा पढ़ने में समझ में नहीं आता, तो ये तो एक प्रॉब्लम हो गई ना। अब मैं मैनिपुलेशन क्या करूंगा कि दीपिका को बेसिक से पढ़ाऊंगा, बेसिक से जब समझाऊंगा तो इसको समझ में आएगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम के अंदर मैं मैनिपुलेशन करता हूं, उसको इंप्रूव करने की कोशिश करता हूं, तब आप किसी चीज को मैनिपुलेट करोगे। बट जो चीज ऑलरेडी फैक्ट है, जो चीज ऑलरेडी रियल है, ट्रूथ है, सही है, उस पर मैनिपुलेशन क्यों करोगे यार? अब गौरी जी को फंटास्टिक मैथ आती है, सुमन को मैथ आती है, साक्षी को मैथ आती है, दीपिका को मैथ आती है, तो क्या आप मैनिपुलेशन करोगे? हिमानी को मैथ आती है, तो क्या मैनिपुलेशन करोगे? नहीं। मैनिपुलेशन हम केवल वहीं पे करेंगे जहां पे हमको इश्यूज दिखेगा, जहां पे इंप्रूव करने की चांसेस होंगी। तो सी इज द राइट आंसर गाइस। चलिए 19 क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। अरे यार ये तो मुझे छोटा करना पड़ेगा, एक सेकेंड रुक जाओ। चलो 19 क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कैटेगराइज्ड एज सेकेंडरी डेटा सोर्सेस। आपको बताना है इनमें से सेकेंडरी डेटा का सोर्सेस कौन कौन सा है, कौन कौन सा है। एकदम ध्यान से देना, अच्छे से बताना, बहुत इजी है। 19 क्वेश्चन बहुत इजी है। नाइनटीन का क्या होना चाहिए आंसर? हिमानी कह रही है ए।
साक्षी कह रही है ए, सुमन कह रही है ए और दीपिका कह रही है ए। तो वेरी गुड। कैसे किया आप लोगों ने इसको? आप लोगों ने एलिमिनेट किया होगा, एलिमिनेट करके किया होगा, एलिमिनेट किया होगा आप लोगों ने पहले। तो बिना एलिमिनेशन के तो होगा भी नहीं यार ये। चलो देखते हैं। तो गाइस बिल्कुल यू ऑल आर करेक्ट, इज द राइट आंसर। देखो यार, जब हम लोग डेटा को कलेक्ट करते हैं ना तो उसका दो सोर्सेस होते हैं। डेटा को कलेक्ट करने की दो सोर्सेस होती हैं। एक तो यार होती है प्राइमरी डेटा, एक तो होती है प्राइमरी डेटा, एक होती है सेकेंडरी डेटा। अब ध्यान समझना ये दोनों होती क्या है। देखो प्राइमरी डेटा क्या है? जब रिसर्चर खुद से जाकर के डेटा को कलेक्ट करता है, फर्स्ट हैंड डेटा गैदर बाय द रिसर्चर। जब पहली बार रिसर्चर खुद से जाकर के डेटा को कलेक्ट करेगा तो उसे मैं प्राइमरी डेटा बोलता हूं। क्या बोलता हूं? प्राइमरी डेटा। अब प्राइमरी डेटा का कुछ सोर्सेस होता है कि किन किन जगह से आप प्राइमरी डेटा को अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। मतलब प्राइमरी डेटा तो आप किन किन जगहों से कलेक्ट करोगे, क्या क्या सोर्सेस होंगी। तो प्राइमरी डेटा के लिए क्या होगा गाइस, अगर आपने कोई डेटा कलेक्ट किया है सर्वे के थ्रू, अगर आपने कोई डेटा कलेक्ट किया है क्वेश्चनायर के थ्रू, अगर आपने कोई डेटा कलेक्ट किया है एक्सपेरिमेंट करके, या आपने कोई डेटा कलेक्ट किया है फील्ड स्टडी करके, तो ये सारे आप तक इसमें आ जाएंगे। ये सारा आपका आ जाएगा प्राइमरी डेटा का सोर्सेस है। ये किसका सोर्सेस है? प्राइमरी डेटा का है। अब देखो सेकेंडरी डेटा क्या होता है? सेकेंडरी डेटा वो डेटा होता है जो ऑलरेडी पब्लिश रहता है आपका, द डेटा विच हैज बीन यूज्ड बाय समवन एल्स। वो डेटा जो ऑलरेडी किसी के द्वारा यूज किया जा चुका होता है। इसके क्या क्या सोर्सेस हैं? अगर आपने कोई डेटा को इंटरनेट से निकाला है, कोई आपने डेटा को जर्नल से निकाला है, कोई इंफॉर्मेशन आप रिसर्च पेपर से ले रहे हो, या आप सेंसस से कोई इंफॉर्मेशन ले रहे हो, या आर्काइवल सोर्सेस हमारी कुछ होती हैं वहां से आप डेटा ले रहे हो, तो ये सारी जो है आपका किसके अंदर आएंगी? सेकेंडरी डेटा के सोर्सेस हैं ये हमारा। तो आंसर इसका क्या होगा? बिल्कुल ए हो जाएगा। देखो एक्सपेरिमेंट हम किसमें करते हैं? प्राइमरी के अंदर करोगे। एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या होता है कि मैनिपुलेशन करना, कॉज एंड इफेक्ट की स्टडी करोगे आप, तो उसमें मैनिपुलेशन करोगे, नंबर्स का खेल होता है पूरा, तो ये तो होगा नहीं। सर्वे क्या होती है? खुद से जाके रिसर्चर करता है, तो सर्वे जब आप करोगे तो वो नंबर के टर्म्स में होगा, जितने भी बंदों को आपको करना है सर्वे। अच्छा, नेट से अगर डेटा उठाओगे तो ये सेकेंडरी सोर्सेस है, ठीक, क्योंकि वो डेटा ऑलरेडी पब्लिश्ड है, वो इंफॉर्मेशन आप ले रहे हो। सेंसस का मतलब होता है जनगणना, भाई पिछले 5-10 साल के रिकॉर्ड को ले रहे हो। कुछ हमारी आर्काइवल सोर्सेज होती हैं जो कि सेकेंडरी डेटा कहलाती हैं। तो इन सब से अगर आप डेटा लोगे तो उनके अंदर ये सारी चीजें आती हैं। तो आई होप कि क्लियर हुआ होगा कॉन्सेप्ट। 20th क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 20th क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। Which of the following statement regarding the meaning of research are correct? आपको बताना है, 4 स्टेटमेंट आपके सामने दी गई हैं, इसमें से आपको बताना है कि रिसर्च की सही डिफिनेशन, रिसर्च की राइट डिफिनेशन क्या है। आपको बताना है कि रिसर्च की राइट डिफिनेशन क्या क्या होगी। रिसर्च रिफर्स टू अ सीरीज ऑफ सिस्टमैटिक एक्टिविटी अंडरटेकन टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ ए प्रॉब्लम। It is an intellectual inquiry or quest towards truth. It leads to enhancement of knowledge. So what will be the answer of question number 20? तो सुमन का जो है डी आ रहा है, दीपिका का डी आ रहा है, साक्षी का डी आ रहा है। बहुत खूब। और लोग भी बताओ यार इसका आंसर क्या होना चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था कि रिसर्च होती क्या है। तो गौरी जी का भी जो है ई आ रहा है, और
मार्लेनी जैन का हमारे क्लास में स्वागत है, तो उनका भी ई आ रहा है जो है। हाँ बिल्कुल वही ई आंसर होगा ना, क्योंकि आप लोग डी बोल रहे हो तो वो ई है आपका। ऑल ऑफ द अबव जो है, ठीक है ना, ऑल ऑफ द अबव आपका ई है, तो बिल्कुल सो यू ऑल आर करेक्ट गाइस, ई इज द राइट आंसर। सो इसका मतलब भाई आप लोगों ने रिसर्च अच्छे से पढ़ी हुई है। देखो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि रिसर्च आपकी एक सिस्टमैटिक एक्टिविटी है, तो ये बिल्कुल सही है। सिस्टमैटिक एक्टिविटी का मतलब एक सीक्वेंस में की जाती है रिसर्च। सीक्वेंस का मतलब पहले हम प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करेंगे, प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट कर लिया फिर हम क्या करेंगे, लिटरेचर रिव्यू करेंगे, लिटरेचर रिव्यू कर लिया फिर क्या करेंगे, उसका ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, ऑब्जेक्टिव बना लिया तो फिर हाइपोथेसिस डेवलप करेंगे, हाइपोथेसिस बना लिया तो फिर क्या करेंगे, रिसर्च डिजाइन करेंगे, फिर क्या करेंगे, सैम्पलिंग टेक्निक को देखेंगे, फिर क्या करेंगे, डेटा को कलेक्ट करेंगे। तो ये आपका रिसर्च का स्टेप है जो कि एक सीक्वेंस में है। तो रिसर्च हमारी क्या होती है, एक सिस्टमैटिक एक्टिविटी होती है जिसको हम एक सीक्वेंस में करते हैं। उसके बाद ये पहला वाला ऑप्शन सही है आपका, अंडरटेकन टू फाइंड आउट द सोल्यूशन ऑफ ए प्रॉब्लम। किसी भी प्रॉब्लम के सोल्यूशन को फाइंड आउट करना है। लाइक कोरोना वायरस एक प्रॉब्लम है, इसके सोल्यूशन को मैं फाइंड आउट करूंगा तो वो क्या होगी, हमारी रिसर्च होगी। ठीक, रिसर्च हम लोग करते क्यों है, किसी प्रॉब्लम को फाइंड आउट करने के लिए। तो कोरोना वायरस हमारी एक प्रॉब्लम है, इसके सोल्यूशन को फाइंड आउट करना क्या होगा, रिसर्च होगा। तो सेकेंड ऑप्शन भी सही है। थर्ड, इट इज एन इंटेलेक्चुअल इंक्वायरी और क्वेस्ट टुवर्ड्स ट्रूथ। यहां पे हम ट्रुथ की स्टडी की जाती है, अपने इंटेलेक्चुअल, अपने नॉलेज को एनहेंस करने की बात करते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, जो हिडन ट्रूथ है, जो छुपा हुआ सत्य है, उसको फाइंड आउट करने की बात करते हैं। एक रियल नॉलेज को हम लोग गेन करने की कोशिश करते हैं। इट लीड्स टू एनहेंसमेंट ऑफ नॉलेज, बिल्कुल सही बात है। रिसर्च इसलिए की जाती है ताकि हम अपने नॉलेज को इंक्रीज कर सकें। क्यों, क्योंकि जब आप रिसर्च करोगे तो आपको हर जगह से नॉलेज मिलेगी, डिफरेंट डिफरेंट जगह से आप डेटा को कलेक्ट करोगे, हर जर्नल्स आप पढ़ोगे तो आपकी नॉलेज ही तो इंक्रीज होगी। तो गाइस ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट, तो इसका आंसर क्या होगी, ऑल ऑफ द अबव होगी। ठीक है, सो 21st क्वेश्चन इन योर स्क्रीन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ क्रॉस सेक्शनल स्टडी। गाइस दो तरह की स्टडी हमने आपको पढ़ाई थी, एक तो होती है लॉन्गिट्यूडनल, एक होती है क्रॉस सेक्शनल। ठीक है, अब आपको बताना है क्रॉस सेक्शनल स्टडी का क्या सही आंसर होगा इन चार ऑप्शन को देख करके। टू कंपेयर द स्टेटस ऑफ डिफरेंट वेरिएबल फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, टू एक्सप्लोर द स्टेटस ऑफ वन वेरिएबल एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम, to study the development of different group variables at one point in time, to study the development of different groups variable for a long period time। तो इसका आंसर क्या होगा, फटाफट इसका आंसर दो। इसका आंसर क्या होगा, 21st का आंसर क्या हो सकता है, व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ 21, तो क्वेश्चन नंबर 21। सो साक्षी ने सबसे पहले आंसर दिया है, 21 का सी बता रही है जो है। ठीक है, तो और लोग भी बताओ गैस कि क्या हो सकता है, 21st का आंसर क्या होगा, 21 का आंसर क्या होगा। अभी तक मेरे को केवल एक ही आंसर मिला है जो है। सो गैस आप लोग बताइए आंसर क्या होना चाहिए। एक बार अच्छे से क्वेश्चन पढ़ लो। क्रॉस सेक्शनल स्टडी आप लोगों ने अगर पढ़ी होगी, मैंने कई बार पढ़ाया हुआ है, तो आपको समझ में आना चाहिए क्रॉस सेक्शनल किस लिए की जाती है और लॉन्गिट्यूडनल की क्यों की जाती है, ये आप लोग को पता होना चाहिए। तो आप लोग बता लोगे अच्छे से, आई होप। तो गौरी का आंसर आ रहा है 21st का ए। और लोग भी बताओ। और दीपिका ने आंसर सी दिया है, मरलानी ने सी दिया है, सुमन भी सी बोल रही है। तो गाइस देखो, जो लोग सी बोल रहे हैं, अभी तक हिमानी का भी आंसर नहीं आया है। हिमानी आंसर क्या होगा इसका, एक आंसर और आ जाए फिर मैं बताता हूँ क्या होगा। ठीक है, हिमानी बोल रही है ए। ठीक है, चलो गाइस जिन्होंने सी बोला है ना, वो आप लोग सही, जिनका भी सी है उनके लिए तालियां जो है, और जिनका ए है उनके लिए भी तालियां। कोई बात नहीं, क्योंकि हमें डिमोलाइज नहीं होना है, चीज़ों को सीखना है। तो जिनका सी है वो भी अच्छे हैं, जिनका ए है वो भी अच्छे हैं, बस थोड़ा सुधार की जरूरत है। तो मैं बता रहा हूँ क्या होगा। देखो आंसर इसका बिल्कुल सी है गाइस। देखो दो तरह की स्टडी होती है, अब हमेशा ध्यान रखना। देखो एक होती है क्रॉस सेक्शनल, अब जैसे मैं समझाऊंगा वैसे समझना, कभी भूलोगे नहीं। एक होती है क्रॉस सेक्शनल,
एक होती है लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। देखो देखो क्रॉस सेक्शनल गैस जो होती है ना, वो शॉर्ट टर्म के लिए होती है। सबसे पहली बात तो कम समय के लिए की जाती है। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल की स्टडी की जाती है सेम टाइम पे, सेम टाइम पे, सेम टाइम पे डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल की स्टडी की जाती है। यहां पे कंपैरिजन नहीं करते, यहां पे एक्सप्लोर नहीं करते हैं, यहां पे स्टडी की जाती है डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स की किसी एक समय पे, सेम टाइम पे डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल की स्टडी की जाती है। यहां पे आप कंपैरिजन नहीं करते हो, एक्सप्लोर नहीं करोगे चीजों को। टू स्टडी द डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट ग्रुप वेरिएबल फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लंबे समय के लिए स्टडी जो होती है वो लॉन्गिट्यूडनल होती है। अब समझना मैं क्या कह रहा हूं, क्रॉस सेक्शनल तो समझ में आ गया ना। अब देखो एक एग्जांपल देता हूं, क्रॉस सेक्शनल का एग्जांपल समझना तुमको बड़ा अच्छा लगेगा। देखो सपोज करिए कि ये हमारा एक प्यारा सा रिसर्चर है जिसका नाम है नाम इसका क्या रखें, चलिए इसका नाम रख देते हैं हम, क्या नाम रखा जाए इसका नाम, चलिए इसका नाम रख देते हैं अमित। अमित हमारा एक रिसर्चर है, ठीक है। अच्छा, अब ये रिसर्च कर रहा है अपनी कुछ गर्लफ्रेंड के ऊपर। इसने पहले रिसर्च करी मनीषा के ऊपर, फिर रिसर्च करी श्रेया के ऊपर, फिर रिसर्च करी श्रुति के ऊपर। तो क्रॉस सेक्शनल में क्या होता है कि सेम टाइम पे मैं डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल के ऊपर स्टडी करता हूं, तो ये मेरे अलग अलग वेरिएबल हैं। तो अमित क्या करेगा, ब्यूटी को चेक करेगा पहले मनीषा की, फिर ब्यूटी को चेक करेगा श्रुति की, फिर ब्यूटी को चेक करेगा श्रेया की। तो मतलब ये मेरा क्रॉस सेक्शनल रिसर्च होता है कि जहां पे मैं डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स को स्टडी करता हूं एक ही समय पे। तो यहाँ पे अमित क्या कर रहा है, मनीषा की ब्यूटी को चेक कर रहा है, फिर श्रुति की ब्यूटी को चेक कर रहा है, फिर श्रेया की ब्यूटी को चेक कर रहा है। तो दिस इज नथिंग बट द एग्जांपल ऑफ योर क्रॉस सेक्शनल स्टडी। सो नाउ लेट मी टेल यू अबाउट द लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च। लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च जो की जाती है वो लॉन्ग टर्म के लिए की जाती है, लंबे समय के लिए की जाती है। पहली बात तो ये है, ये शॉर्ट टर्म नहीं होती। अच्छा, लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च के अंदर केवल हम लोग एक ही वेरिएबल की स्टडी करते हैं, एक ही वेरिएबल को स्टडी करते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे, डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे एक ही वेरिएबल को स्टडी की जाती है। बट क्रॉस सेक्शनल में हम लोग सेम टाइम पे डिफरेंट वेरिएबल की स्टडी करते थे। अब देखो लॉन्गिट्यूडनल का एग्जांपल देखो। अब ये प्यारे से अमित साहब हैं, ये अपनी गर्लफ्रेंड की ब्यूटी को चेक करना चाह रहे हैं कि मेरी गर्लफ्रेंड 6 बजे कैसी दिखती है, 7 बजे कैसी दिखती है, 8 बजे कैसी दिखती है, 9 बजे कैसी दिखती है। तो हम यहाँ पे वेरिएबल तो एक ही यूज कर रहे हैं ना, यहाँ तो एक ही वेरिएबल है मनीषा, उसको डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे हम स्टडी कर रहे हैं कि 6 बजे उसकी ब्यूटी कैसी थी, 7 बजे वो कैसी दिखती थी, 8 बजे कैसी दिखती थी, 9 बजे कैसी दिखती थी। तो दिस इज नथिंग बट द कॉन्सेप्ट ऑफ योर longitudinal research. So if you agree with my statement, then just give me a thumbs up. So this is the whole concept. I hope you have got some idea. So if you are agree with my statement or with my explanation, then just give me a thumbs up. क्लियर, चलो बहुत बढ़िया। सुमन, साक्षी, हिमानी और गौरी सबको क्लियर हो रहा है, बहुत बढ़िया दीपिका। चलो 22 क्वेश्चन इज ऑन स्क्रीन। देखो, अ स्कूल टीचर इज ट्राइंग टू investigate the problem of his student and trying to find out the given solution. Then from the above statement, which type of research it is? कह रहा है कि एक स्कूल का टीचर है, वो अपने स्टूडेंट के प्रॉब्लम को इन्वेस्टिगेट करना चाह रहा है
और एक सलूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करना चाह रहा है। तो इस स्टेटमेंट से ये कौन सी रिसर्च होगी? एक्शन होगी, प्योर होगी, कोरिलेशन होगी, या नन ऑफ दी अबव? क्या होना चाहिए कि भाई एक स्कूल का टीचर है, वो बच्चे की प्रॉब्लम को इन्वेस्टिगेट कर रहा है और उसमें से कुछ सलूशन निकालने की कोशिश कर रहा है। तो ये कैसी रिसर्च होगी? सुमन कह रही है 22 का ए होगा, और गौरी कह रही है 22 का ए होगा, और मृणालिनी जैन बोल रही है ए होगा। ठीक है, और लोग, साक्षी बोल रही है ए होगा। सो हिमानी तुम भी बताओ क्या आंसर होगा इसका। सो मोस्ट ऑफ यू आर करेक्ट। So I have not received one answer from हिमानी, तो उनका भी आंसर आ जाए तो मैं फिर क्लियर करता हूँ कि इसका जो है आंसर क्या होना चाहिए। ओके, सो गाइस यू ऑल आर करेक्ट। सो ए इज द राइट आंसर, एक्शन रिसर्च। तो बहुत सही पकड़ा आपने। एक्शन रिसर्च क्यों होगा? मैंने आप लोग को बताया था कि एक्शन रिसर्च एक ऐसी रिसर्च होती है, पहली बात तो लोकल लेवल की जो प्रॉब्लम होती है ना, स्कूल लेवल की, उस प्रॉब्लम को फाइंड आउट करना, उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए एक्शन रिसर्च किया जाता है। तो यहाँ पे एक्शन रिसर्च हमारी, एक बात हमेशा याद रखना है, एक्शन रिसर्च क्वालिटेटिव होती है नेचर में। ये क्वेश्चन हमेशा आता है और बच्चे इसको जो है क्वांटिटेटिव करके आते हैं, जो कि दिक्कत होती है। एक्शन रिसर्च मेरी क्वालिटेटिव होती है, लोकल लेवल की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किया जाता है, स्कूल लेवल की प्रॉब्लम को किया जाता है। अब देखो ये जो प्रॉब्लम अराइज हुई है हमारे सामने, ये स्कूल लेवल की है। ये किसकी प्रॉब्लम है? ये जो प्रॉब्लम है ये स्कूल लेवल की प्रॉब्लम है। कौन सॉल्व कर रहा है? टीचर। लोकल लेवल की प्रॉब्लम है, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? एक्शन रिसर्च होगा। प्योर रिसर्च हमारी फंडामेंटल रिसर्च होती है, जहां पे मैं एक नई नॉलेज को गेन करने की कोशिश करता हूं, टू गेन न्यू नॉलेज। उसके लिए क्या होता है? प्योर रिसर्च। कोरिलेशन हमें बताता है कि दो वेरिएबल के बीच में कैसा रिलेशनशिप है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जीरो है, कैसा रिलेशन है, और नन तो कुछ होगा ही नहीं। ठीक है, चलो 23rd क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। Suppose a new virus is introduced. Researcher will try to find out this new problem. Then conclude this statement and find out the suitable type of research. कह रहा है कि सपोज करिए एक नया वायरस जो है वो आ गया है, ठीक है, और रिसर्चर जो है कोशिश करना चाह रहा है कि इस प्रॉब्लम को वो फाइंड आउट कर सके और उसमें से कुछ सोल्यूशन निकाले। इस नए प्रॉब्लम को इन्वेस्टिगेट करना चाह रहा है आपका रिसर्चर कि जो ये नई तरह की जो प्रॉब्लम है ना, वो है क्या, वो क्या है। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट को पढ़ करके आपको कौन सी रिसर्च समझ में आ रहा है? एक्सपेरिमेंटल होगा, एक्सप्लोरेटरी होगी, एक्शन होगी, या नन ऑफ द अबव? भाई कोई नया वायरस इंट्रोड्यूस हुआ है हमारे सामने, तो रिसर्चर जो है कोशिश करेगा कि इस नए प्रॉब्लम को वो फाइंड आउट कर सके कि ये प्रॉब्लम किस टाइप की है। तो इससे आप कौन सा रिसर्च समझोगे? तो 23rd का जो है मेरे को आंसर अभी आ रहा है, सुमन बोल रही है सी होगा, ठीक है, और दीपिका कह रही है ए होगा, साक्षी बोल रही है बी होगा, मिल्लानी बोल रही है ए होगा, और हिमानी भी बोल रही है ए है, गौरी कह रही है बी है। तो बी कितने लोगों का है? गौरी कह रही है बी है, साक्षी बोल रही है बी है, बाकी लोगों का ए आंसर है। तो गाइस इसका आंसर जो होगा वो बी होगा, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च इसका आंसर होगा। कैसे होगा ध्यान देना। देखो एक कॉन्सेप्ट को दिमाग के अंदर बिठा लो। एक अप्रोच होती है ईडीसी। ईडीसी, ई क्या है? एक्सप्लोरेटरी रिसर्च है, डी क्या है? डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है, सी क्या है? कॉज एंड इफेक्ट। ये आपकी क्वांटिटेटिव होती है, ये भी आपकी क्वांटिटेटिव है, ये आपकी क्वालिटेटिव होती है। अच्छा, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च जो होती है वो एक ऐसी रिसर्च होती है जहां पे हम न्यू प्रॉब्लम को
फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं वो प्रॉब्लम जो अभी तक नहीं हुई है। ठीक, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के अंदर रिसर्चर क्या करता है, नई प्रॉब्लम को फाइंड आउट करने की कोशिश करता है जो कि अभी तक, जो पहले कभी नहीं हुई है। तो ये एक तरह से फ्रेश प्रॉब्लम होती है हमारे लिए। उसको जब मैं फाइंड आउट करने की कोशिश करता हूं तो वो मेरी होती है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। यहां पे मैं किसी प्रॉब्लम की व्याख्या करता हूं। यहां पे एक वर्ड का हम यूज करते हैं वाई। अगर कोई चीज हो रही है तो क्यों हो रही है, यहां पे वाई वर्ड का हम यूज करेंगे। अगर कोई चीज हो रही है तो क्यों हो रही है। ठीक है, तो नई प्रॉब्लम को जानने की कोशिश, नई प्रॉब्लम को फाइंड आउट करने की बात कौन करता है, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च करता है। तो यहाँ पे एक नया वायरस आया ना, तो ये एक नई प्रॉब्लम थी, अब रिसर्चर इसको फाइंड आउट करने की बात कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च हो जाएगा। एक्सपेरिमेंटल में हम लोग कॉज एंड इफेक्ट की स्टडी करते हैं, हमेशा ध्यान रखना। यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं है, कॉज और इफेक्ट की बात तो करनी है यहाँ पे हम। एक्शन रिसर्च स्कूल लेवल की प्रॉब्लम होती है, तो यहाँ पे स्कूल की तो कोई बात ही नहीं हो रही, तो एक्शन तो होगा नहीं। कॉज इफेक्ट की भी बात नहीं कर रहे, एक्सपेरिमेंटल भी नहीं होगा। एक्सप्लोरेटरी इज द राइट आंसर, जो कि साक्षी ने आंसर इसका सही दिया। और किसने आंसर दिया था इसका, दो लोगों ने इसका आंसर सही दिया था, साक्षी ने आंसर सही दिया था और गौरी जी ने आंसर सही दिया था इसका। चलिए 24th क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। When we use different methods in research, then it is known as dash type of research। कह रहा है कि जब मैं अलग अलग मेथड का यूज करके रिसर्च करता हूं तो ऐसे रिसर्च को मैं क्या बोलूंगा। When we use different kind of methods in our research, then let me know the type of research। वो ट्रायंगुलाइजेशन होगी, वो एक्शन होगी, कोरिलेशन होगी, नन ऑफ दी अबव। व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 24। जब मैं डिफरेंट मेथड का यूज करता हूं अपने रिसर्च के अंदर, तो वो कौन सी रिसर्च होती है ये आपको बताना है। तो सबसे पहला आंसर जो मेरे पास अभी आया है वो है दीपिका का, 24 का ए बोल रही है। ठीक है, और लोगों का क्या आंसर होगा, तो साक्षी का भी आंसर सही है, बिल्कुल 24 का ए बता रही है। सुमन का भी ठीक है, और मिलानी जैन का भी आंसर ए आ रहा है, और गौरी जी का भी आ रहा है। सो यू ऑल आर करेक्ट गाइस, ट्रायंगुलाइजेशन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो लेट मी टेल यू अबाउट द ट्रायंगुलाइजेशन फर्स्ट। देखो ट्रायंगुलाइजेशन का मतलब क्या होता है यार, ट्रायंगुलाइजेशन का मतलब ये होता है जब कोई मान लो रिसर्चर है ना, बिल्कुल हिमानी सही है, कोई रिसर्चर है ना, जब वो डिफरेंट मेथड का यूज करता है, डिफरेंट मेथड का यूज करता है अपनी रिसर्च को करने के लिए, तो वो मेरा क्या होगा, ट्रायंगुलाइजेशन होगा। एक्शन रिसर्च लोकल लेवल की प्रॉब्लम के लिए होता है। कोरिलेशन में दो वेरिएबल के बीच में रिलेशन जानने की कोशिश करते हैं, तो ए इज द राइट आंसर। सो गाइस ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, 25th क्वेश्चन की हम डिस्कशन आज करेंगे, और बाकी जो गाइस क्वेश्चंस हमारे बचे हुए हैं उसको हम लोग रात को डिस्कस करेंगे 11 बजे। ठीक है, चलो 25th क्वेश्चन इज ऑन स्क्रीन। असर्शन दिया है कि व्हेन अ रिसर्चर रिजेक्ट द हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू, इट इज नोन एज टाइप 1 एरर। रीजन क्या दिया है, व्हेन अ रिसर्चर एक्सेप्ट द रॉन्ग हाइपोथेसिस व्हेन इट इज नॉट ट्रू, देन इट इज नोन एज टाइप 2 एरर। अब आपको बताना है स्टेटमेंट 1 सही है, सेकेंड फॉल्स है, दोनों सही हैं, दोनों गलत हैं, पहला गलत है, दूसरा सही है। कह रहा है कि अगर कोई रिसर्चर है, मान लीजिए कोई रिसर्चर है, उसने एक हाइपोथेसिस बनाई जो कि सही थी, बट हमने उसको रिजेक्ट कर दी। फिर कोई रिसर्चर है, उसने कोई हाइपोथेसिस बनाई, वो गलत थी, हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया। तो दोनों स्टेटमेंट को देख के बताओ, क्या ये टाइप 1 एरर है, क्या ये टाइप 2 एरर है। दोनों स्टेटमेंट को पढ़िए और बताइए आंसर क्या होगा। तो इसमें आंसर जो आ रहा है वो सुमन का आ रहा है, 25th का बोथ बोल रही हैं, गौरी बीजी भी कह रही हैं कि बोथ होना चाहिए, साक्षी भी बोल रही है बोथ होगा, और मिर्लाने का आंसर डी आ रहा है। और लोग भी बताओ गाइस क्या आंसर होना चाहिए इसका।
डी यार क्यों लग रहा है आपको? डी आंसर क्यों लग रहा है? मरलानी आपको डी जो है क्यों लग रहा है? तो दीपिका का भी बी आ गया जो है, और हिमानी का बी है। देखो बेटा, इसका जो आंसर है ना वो डी नहीं होगा, इसका आंसर बी होगा, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट है। एक तरह से डिफिनेशन लिखी हुई है टाइप 1 और टाइप 2 एरर की। अब देखो ये होता क्या है, देखो एरर हम लोग रिसर्च के अंदर दो तरह के पढ़ते हैं, जो कि हाइपोथेसिस के अंदर देखा जाता है। एक तो यार होता है टाइप 1 एरर, अब ध्यान से समझना जैसे मैं पढ़ा रहा हूं। एक होता है टाइप 1 एरर, एक होता है यार टाइप 2 एरर। ठीक है, चलो देखो टाइप 1 एरर ये कहता है जब मेरी कोई हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस का मतलब होता है टेंटेटिव स्टेटमेंट, जो मैं रिसर्च करने से पहले बनाता हूं, जो कि सही भी हो सकती है गलत भी हो सकती है, ये तो एजम्पशन है। ठीक है, देखो जब मेरी हाइपोथेसिस सही थी और उसको मैंने रिजेक्ट कर दिया, तो ये होता है टाइप 1 एरर, जो कि असर्शन सही है। टाइप 2 बोलता है कि जो आपकी हाइपोथेसिस आपने बनाई थी वो गलत थी, बट हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया, तो ये होता है टाइप 2 एरर, जो कि रीजन भी सही है। अब देखो एक एग्जांपल देता हूं। एग्जांपल ये है कि सपोज करिए ये एक प्यारा सा बंदा है, इसका नाम है अमित। ठीक है, और ये इसकी फ्रेंड है श्रेया। ठीक है, कुछ देर तक सपोज करिए, मैं आपको टाइप 1 का एग्जांपल दे रहा हूं, टाइप 1 एरर का एग्जांपल दे रहा हूं। देखो ये बंदा बहुत ही अच्छा था, बहुत ही ट्रू नेचर का था, बहुत ही अच्छे दिल का था, बहुत ही साफ दिल का था। इसने इसको प्रपोज किया, लड़का तो सही था लेकिन लड़की ने रिजेक्ट मार दिया, तो क्या हो जाएगा? टाइप 1 एरर। बंदे के अंदर तो क्वालिटी थी बट लड़की ने ना समझ के इसको रिजेक्ट मार दिया, मतलब हाइपोथेसिस सही था, मतलब बंदा सही था मेरा, उसको मैंने रिजेक्ट कर दिया, टाइप 1 एरर। ऑन द अदर हैंड फिर से ये हमारे एक दूसरे साहब हैं, इनका नाम है गोलू, और इनकी एक फ्रेंड है रिया। ये बहुत ही बदतमीज लड़के हैं, बहुत ही गंदे लड़के हैं, हर टाइप का नशा करते हैं ये। अब है तो ये गलत, रॉन्ग इंसान है ये, रॉन्ग ह्यूमन है ये, रॉन्ग पर्सन है ये, बट लड़की ने इसको एक्सेप्ट कर लिया, तो मतलब रॉन्ग हाइपोथेसिस को आप एक्सेप्ट कर रहे हो, गलत इंसान को इसने एक्सेप्ट कर लिया, तो क्या हो जाएगा? टाइप 2 एरर। आई होप यू हैव गॉट सम आइडिया फ्रॉम दिस एग्जांपल। इफ यू आर सेटिस्फाइड विथ माय एग्जांपल देन जस्ट गिव मी अ थम्स अप। तो ये दोनों एग्जांपल थे, प्यारे से एग्जांपल थे। ठीक है, कैसी रही क्लास गाइस? सो वी एंड अप दिस सेशन। सो रात को 11 बजे मिलते हैं कम्युनिकेशन की एक अच्छे हॉट एमसीक्यूज के साथ। तो अब ये बता दो कि कैसा रहा सेशन, फटाफट कमेंट कर दो यार कि कैसा लगा, लाइक कर दो, नहीं लाइक किया तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को अगर मन करे तो। ठीक है, पहले बात तो ये बता दो कि सेशन कैसा लगा, मजा आई कि नहीं आई, अच्छा लगा कि नहीं लगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हुए? मैंने आज जो है आप लोगों को 15 क्वेश्चन कराए हैं, जिसके अंदर तो 20-30 कॉन्सेप्ट तो आपको क्लियर ही करा दिया मैंने। ठीक है, चलो थैंक्स अ लॉट यार, दीपिका, साक्षी, गौरी, हिमानी, बलरानी, सुमन, दीपिका, थैंक्स अ लॉट हिमानी, थैंक्स अ लॉट यार, थैंक यू मलानी। तो इस तरह से है यार। ठीक है, तो रात को हम लोग मुलाकात होती है जो है आपका 11 बजे। थैंक्स अ लॉट सुमन यार, थैंक्स अ लॉट, बहुत बढ़िया। तो रात को मिलते हैं। थैंक यू गौरी जी, थैंक यू यार, थैंक यू साक्षी। रात को मुलाकात होती है 11 बजे, कम्युनिकेशन के कुछ अच्छे एमसीक्यूज जो है सॉल्व करेंगे आज। तो रात को 11 बजे हम लोग मिलते हैं, 10 क्वेश्चन करेंगे रात को, और फिर से आपका जो रिसर्च के जो क्वेश्चंस बच गए हैं उसको कल हम शाम को 5 बजे डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक्स अ लॉट दीपिका यार, नाइस क्लास एंड अमेजिंग क्लास, आउटस्टैंडिंग एक्सप्लेनेशन, बहुत अच्छा क्लास था। थैंक्स अ लॉट दीपिका। बढ़िया है कि कॉन्सेप्ट आप लोग के क्लियर हो रहे हैं, अच्छा है ये। ठीक है, तो क्लास को बिल्कुल लाइक कर दीजिएगा, कमेंट जरूर कर देना आप लोग। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में जा करके। तो फिर गाइस ठीक है, मिलते हैं हम लोग रात को 11 बजे। सो वी एंड अप दिस सेशन, टेक केयर। 11 बजे मुलाकात होती है आपसे। बाय बाय गाइस, टेक केयर।